हम लोग नए नए नॉर्वे शिफ्ट हुए थे। बहुत ही खूबसूरत जगह है। नए लोग, नया शहर, सब कुछ बहुत अच्छा था। वहां जाकर एडजस्ट होने में कुछ समय लगा। हमारा घर खास टाउन में था जहां भीड़ भाड़ रहती है। गाड़ियों का शोर हर समय मेरे कमरे में आता था, जिसकी वजह से मेरी नींद डिस्टर्ब रहती थी। किसी तरह 6-7 महीने गुजरे। मैं बार बार अपने पति से कह रही थी कि घर चेंज करते हैं, मगर वो टाल देते थे। तभी ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। मेरे सास ससुर का प्रोग्राम नॉर्वे आने का बना। मैंने मौके का फायदा उठाया और पति पर घर चेंज करने का दबाव बनाया। 5-6 घर देखने के बाद एक घर जो कि शहर से बाहर था पसंद आया। घर थोड़ा सा पुराना जरूर था, मगर बड़ा और शांत जगह पर था। मैंने घर बड़े दिल से सजाया ताकि सासू मां को इम्प्रेस कर सकूं। घर शिफ्ट करने के तुरंत बाद ही मेरे पति को सिर में दर्द रहने लगा। जब दर्द ज्यादा होता तो वो मेडिसिन ले लेते। इसी बीच मुझे भी अकारण बुखार आने लगा। ना तो मेरा गला खराब था, ना ही पेट खराब था और ना ही जुकाम था, लेकिन फिर भी हरारत रहती थी। ऊपर से हमारे नए घर में मोबाइल के सिग्नल नहीं आते थे। अगर बात करनी हो तो घर से बाहर जाकर ही बात हो पाती थी, या फिर मोबाइल को खिड़की के पास रखना पड़ता था ताकि अगर कोई फोन आए तो पता चल सके। पूरा घर सेट हो गया था और मेरे सास ससुर भी आ गए थे। हम लोग उनको लेने एयरपोर्ट गए थे। बच्चे भी उनके आने से बहुत ही खुश थे। जब हम लोग एयरपोर्ट से वापस घर आए तो देखा घर के आसपास पॉलिथीन और कचरा पड़ा है। मुझे ये अच्छा नहीं लगा और मन में थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई कि सास क्या सोच रही होंगी। लेकिन मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि इतना कचरा आया कहां से। मैंने पति को दिखाया तो वो बोले तेज हवा चली होगी, इसी वजह से कचरा उड़कर आया होगा या फिर कोई पड़ोसी डाल गया होगा। चलो कोई नहीं सोच के मैं अंदर आ गई। सबको चाय नाश्ता सर्व किया और बातें होने लगी। सासू मां ने हम सबको गिफ्ट्स दिए और हम सब ने खाना खाया और फिर सोने के लिए लेट गए। मैं अपने बेडरूम में आ गई। बच्चे सो गए थे। पति से 2-4 बातें की और मैं भी सोने की कोशिश करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा थोड़ा टीवी ही देख लूं, फिर जब नींद आएगी तो वापस आ जाऊंगी। जब मैं टीवी वाले कमरे में गई तो मुझे लगा मेरे पीछे कोई है। मैंने दीवार पर छाया भी देखी। मुझे लगा कि पति होंगे, क्योंकि जब मैं रात को कभी टीवी देखने जाती थी तो वो भी आ जाते थे और मैं उनके बोलने का इंतजार करने लगी। मैंने पलट के देखा तो कोई नहीं था। मुझे हैरत हुई कि पति कहां गए। अभी तो मैंने कमरे में किसी की छाया देखी थी। मैं वापस अपने बेडरूम गई तो देखा पति जी तो खर्राटे लेकर सो रहे थे। मैंने सास ससुर को भी देखा, वो लोग भी सो रहे थे। मैं कंफ्यूज होकर वापस कमरे में आकर सो गई। सुबह जब उठी तो देखा पति जाग गए हैं और अपने मां पापा के कमरे में हैं। मैं उनको गुड मॉर्निंग विश करने कमरे में गई तो कमरे में पति परेशान नजर आ रहे थे।
मुझे देखते ही बोले कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, लग रहा उनको बुखार है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दोपहर होते होते उनकी तबीयत काफी डाउन हो गई। उनको हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने दवाई देके घर वापस भेज दिया, मगर उनकी हालत सुधरी नहीं। दूसरे दिन तो उनकी हालत काफी खराब हो गई। तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उनकी सांस उखड़ने लगी। हम लोगों ने फौरन एम्बुलेंस बुलाई और हॉस्पिटल भागे। वहां उनकी कंडीशन देखकर उनको सीधे वेंटिलेटर पर डाल दिया। उनका डायग्नोसिस होने लगा, मगर वहां का कोई डॉक्टर मर्ज नहीं पकड़ पा रहा था। उनके बहुत से टेस्ट हुए, यहां तक कि टीबी का भी टेस्ट हुआ, मगर सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे थे। हम लोग सब बहुत परेशान हो गए। सबसे ज्यादा मेरे पति पर प्रेशर था। नई जॉब, नया शहर और पापा का टेंशन। इलाज के नाम पर हॉस्पिटल में सिर्फ नींद के इंजेक्शन दिए जा रहे थे, क्योंकि उनकी कोई बीमारी ही डायग्नोज नहीं हो पा रही थी। घर में हम दोनों को प्रॉब्लम चल रही थी। अब बच्चों को भी परेशानी होने लगी। दोनों बच्चों को बुखार रहने लगा। मैं इन सब परेशानियों में बुरी तरह उलझ गई थी। समझ में नहीं आ रहा था किया क्या जाए। ससुर का यहां कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं था और इलाज बहुत महंगा था। एक दिन मुझे एकदम ख्याल आया कि जब से हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए हैं, तब से ही परेशान हैं। मानसिक शांति हम लोगों को यहां मिल ही नहीं। फिर मैंने कड़ियां जोड़ी कि कैसे आने के बाद पहले पति फिर मैं बीमार हो गए थे, और इतनी परेशानियां सिर्फ 1 महीने के अंदर ही हुई थी। हम लोग हर तरह से डिस्टर्ब थे, मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली भी। मैंने ये बात अपने पति से शेयर की तो उन्होंने भी इस बात को माना। घर में भी कुछ अजीब बातें हुई। कभी लगता छत पे कोई भाग रहा है, कभी लगता कि किचन में बर्तन गिर रहे हैं, मगर जब किचन में जाओ तो सब ठीक मिलता था। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी कि मेरी बेटी आकर दरवाजे का पर्दा बराबर करके चली गई। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने ऐसा क्यों किया। मैंने उसे बुलाकर पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो सामने लिविंग रूम के सोफे पर बैठी खेल रही थी कि एकदम से उसकी नजर मेरे कमरे में गई तो उसने देखा एक बहुत गोरी, लंबे बालों वाली आंटी मिरर के सामने खड़ी थी, जो कि फौरन ही गायब हो गई। वो उसे दोबारा ना दिखे इसीलिए उसने पर्दा लगा दिया था। ये सुनकर मुझे भी डर लगा। मैंने बेटी को तो ये कहकर बहला दिया कि बेटा शैडो होगा, मगर खुद अंदर से डर गई। मैंने ये सब बातें अपने कजिन जो कि इंडिया में थी उसको बताई। उसने मुझे कहा कि मैं बार बार ये बोलूं कि हम लोग बहुत जल्द इस घर को खाली कर देंगे। अब ये बात मैं बार बार अपने पति को कहती कि हमें घर खाली करना है। मेरे पति भी कहते कि उन्होंने घर ढूंढना शुरू कर दिया है। उधर 20-21 दिन से हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर मेरे ससुर को हॉस्पिटल वालों ने ये कहकर डिस्चार्ज किया कि वो अब कुछ नहीं कर सकते। मेरे पति की काफी भाग दौड़ के बाद एक बहुत महंगा हॉस्पिटल जो कि दूसरे शहर में था, मेरे ससुर के इलाज के लिए तैयार हुआ। उनको वहां एडमिट करा दिया गया। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि उनको इंडिया ट्रांसफर कर दें, मगर किसी सीरियस पेशेंट को ट्रांसफर करने के लिए एयरलाइंस काफी शर्तें रखता है, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर हो और साथ में डॉक्टर और नर्स भी हो। सिलेंडर का तो इंतजाम फिर भी हो जाए, मगर साथ जाने वाला डॉक्टर कहां से लाएं? दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर जारी था। जितना टेंशन हम लोग उस समय फेस कर रहे थे, उतनी टेंशन मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। सासू जी भी कुछ ठीक महसूस नहीं कर रही थी, पर हमारी परेशानी और ना बढ़े इसलिए कुछ कहती नहीं थी। मेरे पति पहले ऑफिस, उसके बाद दूसरे शहर पापा को देखने जाते थे, जो कि
150 किलोमीटर दूर था और लेट नाइट वापस आते। दूसरे शहर जाते ही इतना जरूर हुआ कि ससुर जी पे दवाई इफेक्ट करने लगी। 1 हफ्ते के बाद उनको वेंटिलेटर से हटा लिया गया और रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वो लगभग 1 महीने वेंटिलेटर पर रहे। उनकी कंडीशन इंप्रूव हो रही थी। थोड़े दिन बाद वो इतने ठीक हो गए कि डॉक्टर ने सफर की अनुमति दे दी। हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि उनको वापस हमारे शहर ना लाएं और उसी शहर से उनको वापस भेजें। मेरे पति का साथ आना जरूरी था क्योंकि वो इतने भी ठीक नहीं थे कि अकेले सफर कर सकते। मेरे पति सासू जी को साथ लेकर चले गए। अब मैं बच्चों के साथ अकेली थी। दिन में तो डर नहीं लगता मगर रात में बहुत लगता था। मैं बच्चों को लेकर सड़क के पास वाले कमरे में सोती थी। रही सही कसर एक रात लाइट जाने से पूरी हो गई। उस रात पूरे टाइम घर के बाहर बैठी रही। दूसरे दिन पति को वापस आना था कि एक और मुसीबत हो गई। मेरे पति की ट्रेन लेट होने की वजह से नॉर्वे की फ्लाइट मिस हो गई। अब एक दिन मुझे और अकेले रहना था। मैं बच्चों को लेकर पार्क चली गई। वहां मेरी मुलाकात एक इंडियन लेडी से हुई। उससे मेरा हाय हेलो हुआ। उसने मुझसे पूछा कि कहाँ रहती हो। मैंने उसको अपने घर का लोकेशन बताया तो उसके मुंह से अचानक निकला वो मनहूस घर। ये सुन के मैं और डर गई। मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों कहा। उसने मुझे बताया कि एक तो वो घर वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है, वो साउथ फेसिंग घर है और ये घर लगता भी कुछ पुराना और डरावना सा है और यहां एक हादसा भी हो चुका है। आप तो वो घर खाली कर दो। मैं डरते हुए घर वापस आई। पति के आने के फौरन बाद हम लोगों ने वो घर खाली कर दिया। आज भी जब मैं उस घर की तरफ से निकलती हूं तो वो घर मुझे सच में मनहूस सा लगता है। पता नहीं ये बात मैंने पहले क्यों नहीं नोटिस की थी, मगर फिर भी ऊपर वाले का शुक्र है कि हम लोगों का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मगर इस बात से इतना जरूर सबक लिया कि घर का असर होता है आपके जीवन पर, आपकी मानसिक शांति पर।